नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक राजनीतिक जनजीवन, है ना। तो ऋग्वेद काल में उनका राजनीति कैसा था, कैसे अपनी सेना का गठन करते थे, सैन्य गठन कैसा था, कैसे उसको नेतृत्व करते थे, तो सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। तो ये आपका है चैप्टर 6, ठीक है। इसके पहले हमने 5 चैप्टर देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा। देखिए, ऋग्वैदिक आर्य अस्थिर थे, सामाजिक जीवन कबीलाई था और कृषि का विकास नहीं था। इस वजह से राजनैतिक जीवन कबीलाई आदर्शों पर आधारित था। यानी कहने का मतलब ये था कि ये लोग स्थिर नहीं थे, हमेशा यहाँ से वहाँ पशुपालन के लिए जाना ही पड़ता था इनको। कृषि करते नहीं थे, जब कृषि करेंगे ही नहीं तो कहाँ, अरे सॉरी, जब रुकेंगे ही नहीं तो कृषि करेंगे कहाँ से। तो इस वजह से इनका जो राजनैतिक जीवन भी था कबीलाई आदर्शों पर था। यानी कि ये लोग जहाँ पे पशुओं को चराने के लिए जाते थे तो पूरा अपने कबीले को साथ में लेके जाते थे, है ना। पूरा कबीला ले लिया, प्लस अपने सारे कबीले के पशु हो गए, सबको साथ में लेके निकल पड़े। उनका एक नेता होता था उसमें से, जो कबीलों की रक्षा के लिए ये बनाया जाता था। देखिए, उस समय की अर्थव्यवस्था क्या थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। और ऋग्वेद में कबीलों को जन कहा गया है और आर्य जो है विभिन्न जनों या कबीलों में विभक्त थे। यानी इनके बहुत सारे कबीले थे, ठीक है। एक कबीले में मान के चले 100 या 50 व्यक्ति रहे होंगे, तो सबका अपना अलग अलग कबीला था। किसी में 100 व्यक्ति, किसी में 200 व्यक्ति, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे अपना कबीले बना करके अपना कहीं भी आना जाना होता था तो कबीले में ही। तो ऋग्वैदिक काल में कबीले आपस में युद्धरत थे, हमेशा आपस में लड़ते थे, अर्थात निश्चित रूप से एक नेता चुने होंगे। ऋग्वैदिक काल में राज्य और राजा नहीं थे। ऋग्वेद में राजा को राजन या जनस्थ गोपा कहा गया, अर्थात कबीले का रक्षक बोला गया। देखिए, उस समय कोई राजा नहीं था, लेकिन कबीले में से एक नेता चुना जाता था, उसी को अपना राजा मानते थे, है ना उनका कोई राज्य था। एक है ना, आज के समय कह रहा हूँ, जब हमारे देश में आज़ादी नहीं हुई थी उसके पहले बहुत सारे राजा रहते थे, उनका एक राज्य हुआ करता था। कितना दूर ये मेरा राज्य था। तो इन लोगों का कोई राज्य वाज्य नहीं था, है ना। साथ में ही रहते थे अपना कबीले के लोग, और उसी में से एक नेता चुने होंगे कि भाई देखो, अगर लड़ाई होगी तो तुम ही नेतृत्व करना इस पूरे कबीले का। तो ऐसे ही पूरा सिस्टम था। लेकिन देखिए, राजा तो था, राजा लोग उसको अपना बनाए थे, लेकिन वह किसी निश्चित भूभाग पर शासन नहीं करता था। राज्य और राजा की संकल्पना उत्तर वैदिक काल में उभरी। यानी जब उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी के बारे में हम जानेंगे, तब धीरे धीरे ये लोग मतलब ये राज्य और राजा की संकल्पना जो है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और जब कृषि में लोहे का प्रयोग होने लगा, यानी उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है कि उत्तर वैदिक काल में राज्य और राजा धीरे धीरे अपना दिखने लगे थे। इसके चलते लोहे का विकास हुआ और जमीन विशेष से आर्यों का महत्व बढ़ा। लेकिन जो ऋग्वैदिक राजन था वो असीमित अधिकारों वाला राजा नहीं था। ऋग्वैदिक राजा पर 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं का नियंत्रण हुआ करता था। देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैं आपके सामने ये सब है ना, ये सिर्फ आपके लिए लिखा है, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, अगर मैं बोलता जाऊंगा ये सारी चीज़ें नहीं लिखा रहूँगा ना, तो आप नहीं लिखोगे, आप सिर्फ सुनोगे उसको। मैं ये चाहता था कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसको आप लिखो। इसका मतलब कहना क्या चाहता है कि किसी निश्चित भूभाग पर ये लोग शासन नहीं करते थे। जब लोहे का विकास हो गया 1000 बीसी के बाद, उत्तर वैदिक काल में लोहा आ गया। और जब लोहा आ गया तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे जमीन खोदने के लिए अपना जुगाड़ बना ले। जमीन खोदने के लिए, यानी जमीन खोद करके अपना फिर क्या करते हैं कि बुआई उवाई करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो जब लोहा आ गया तो इसकी वजह से जमीन का महत्व बढ़ने लगा। लोग जानने लगे, हाँ यार, अब तो इससे हम कृषि कर सकते हैं, है ना। तो लोग अपना अपना धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिए उस समय। और जो राजा होता, उसमें लोग राजा बनाए तो थे, शुरू से ही बनाना शुरू किए थे, लेकिन पहले जो था उनका कोई भूभाग नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोग अब जमीनों पर कब्जा करना शुरू करने लगे, है ना, कि हम कृषि करेंगे, इससे कुछ उगाएंगे। तो जो राजा तो था भाई उत्तर वैदिक काल में भी, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं था। 2 संस्थाएं थी, वैसे तो 4 संस्थाएं थी, लेकिन 2 मुख्य थी। ये क्या करती थी संस्था, ये राजा पर नियंत्रण रखती थी कि मनमानी न करे, है ना। और यहां तक कि राजा का खुद ही चुनाव भी करती थी, ठीक है। और जो राजा का पद था वह वंशानुगत था, यानी राजा का बेटा राजा ही बनता था। लेकिन यहां पर सुनिए, एक शर्त थी। शर्त क्या थी, वह योग्य होना चाहिए। क्योंकि भाई, सभा और समिति किस लिए है,
जो उनकी पंचायत थी, सभा समिति, ये यही तो देखती थी। अगर योग्य व्यक्ति है, उसका बेटा, राजा का बेटा योग्य है तो बना दो, योग्य नहीं है तो उसको हटा देते थे। देखिए, सभा और समिति के अलावा भी दो अन्य संस्थाएं थी। कौन कौन सी? विदथ और गण। तो अब जो सभा संस्थाएं थी उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जान लेते हैं। देखिए, समिति, इसका ऋग्वेद में जो उल्लेख 9 बार आया है। अगर मैं ये उल्लेख की बात करता हूँ ना कि इतनी बार आया है, कोई 176 बार आया है, कोई 250 बार आया है, अगर ये सारी चीज़ें अगर मैं बोल रहा हूँ ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। जैसे समिति का 9 बार आ गया, सभा का 8 बार आ गया, और उसी में गाय का 176 बार आ गया, इंद्र देवता का 250 बार आ गया। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है, एकदम रट लीजिए, ठीक है। यह सभा से भी महत्वपूर्ण संस्था थी, कबीले के वयस्क लोगों द्वारा मिलकर बनती थी, ठीक है। जो युवा वर्ग था उनसे बनती थी, और ये सबसे महत्वपूर्ण थी। समिति को जनसाधारण की आवाज को अभिव्यक्त करने वाली संस्था माना गया है, इसीलिए समिति की तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है, ठीक है। यानी आज के समय सोचिए, ये लोग कितने कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ये लोग जानकार रहेंगे, तभी तो सोचिए आज के समय जिस चीज़ को, जिस सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं, आज से लगभग 2,500-3,000-3,500 साल पहले ये लोग यूज करते थे, है ना। लोकसभा और सभा, उसके बाद समिति के बाद आ गया सभा। ऋग्वेद में जो इसका उल्लेख है 8 बार है ना। कबीलों के वयोवृद्ध और कुलीन लोगों से मिलकर बनती थी, और इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। देखिए, इसमें जो बूढ़े लोग हैं, थोड़ा सा है ना, कुलीन लोग हैं, वो लोग शामिल होते थे। इसमें शामिल होने वाली महिलाओं के सभा प्रमुख को सभापति कहा जाता है ना। इसमें शामिल होने वाली महिलाओं के सभा प्रमुख को सभापति कहा जाता था, और आधुनिक राज्यसभा की संज्ञा इसे दी गई थी। यानी उस समय की लोकसभा और राज्यसभा यही थी, समिति और सभा, ठीक है। और सभा और सभापति जो है, ये उत्तर वैदिक काल में फिर समाप्त कर दिया जाता है इसको। देखिए, उत्तर वैदिक काल में सभा और सभापति दोनों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो समिति है वो चलती रही। विदत के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है, और विदत जो थी ये इन लोगों से भी प्राचीन संस्था थी, ठीक है। सबसे प्राचीन संस्था थी, ध्यान रखिएगा। और इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते थे। सामाजिक, धार्मिक और सैन्य संबंधी, उपज संबंधी वितरण, सैन्य लूट का बंटवारा, ये विदत संस्था के माध्यम से होता था। यानी जो भी चीज़ें होती थी, जैसे कबीले हैं, आपस में दूसरे कबीले पर लड़ाई किए, उनसे बहुत सारी चीज़ें लूट लिए उनका, है ना। तो उन सब चीज़ों का बंटवारा हो गया। सामाजिक धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड हो गया। तो इन सब चीज़ों का जो फैसला होता था, ये विदत के माध्यम से होता था। अब देखिए, गढ़ क्या है? जो गढ़ है, यह कुलीन या वृद्ध लोगों की संस्था थी। यह भी विदत की तरह ही था, ठीक है। और इसके प्रमुख को कुलपति कहा जाता था, ठीक। ऋग्वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक भी होता था, और राजा की पटरानी को महिषी बोला जाता था। यह जो पटरानी थी महिषी, यह राजा के शासन प्रशासन में काम भी करती थी, है ना, मतलब राजा का कार्यभार संभालती थी। ऋग्वेद में वर्णित कुछ प्रशासनिक इकाइयां हैं। कुल या गृह, कुल का प्रमुख कुलप होता था या कुलपति, ठीक है। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी होता था। विष का प्रमुख विषपति होता था। और जन का प्रमुख जनस्थ, गोपा या गोप या राजन या जनस्थ या फिर राजा। आप देखिए, जो कुल या गृह है, यह एक परिवार है, ठीक है। तो कई परिवार को मिलाकर के एक ग्राम बनता था। कई ग्राम को मिलाकर के एक विष बनता था। कई विष को मिलाकर के एक जन बनता था, ठीक है। तो जन जो है सबसे बड़ा, यहां पर देखिए मैंने लिखा है, एक श्री से है। कुल या गृह, यह एक परिवार था छोटा सा, इससे बड़ा ग्राम था, फिर इससे बड़ा विष था, विष से बड़ा जन था, ठीक है ना। तो कुल या गृह, इसका जो मुखिया होता था कुलप या कुलपति, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विष का मुखिया विषपति, जन या कबीला का मुखिया क्या होता था जनस्थ, गोपा, इसी को जनस्थ बोलते थे, गोपा बोलते थे, राजन बोलते थे, राजा बोलते थे, और जनस्थ गोपा बोलते थे। और यह सबसे बड़ा अधिकारी था, है ना, यानी एक तरह से राजा था। और यह सबसे छोटा, यह परिवार का मुखिया था। अब सुनिए, कई कुल या कई गृह को मिलाकर के एक ग्राम बनता था, और कई ग्राम को मिलाकर के एक विष बनता था, और कई विष को मिलाकर के एक जन बनता था। अब देखिए,
उत्तर वैदिक काल के बाद यही कई जन मिलाकर के एक जनपद बन गया, है ना। तो इसी तरह से धीरे धीरे कई जन मिलकर के एक जनपद बनाए और इस तरह से उस समय 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। कब? उत्तर वैदिक काल के बाद में। अब देखिए नोट, उत्तर वैदिक काल में यही जन मिलकर के जनपद बनाते हैं और उत्तर वैदिक काल समाप्त होने पर महाजनपद बनाते हैं। ओ माय गॉड। तो उस समय 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है उत्तर वैदिक काल के बाद में। राजा का राज्याभिषेक कौन करता था? देखिए, कुलपति, ग्रामणी, विस्पति, रथकार, कर्मकार आदि करते थे। इन्हें मिलाकर रत्निन कहा जाता था, यानी जो उनके अधिकारी थे वही करते थे। राजा का पद सीमित संदर्भ में वंशानुगत था, लेकिन राजा का पुत्र अयोग्य होने पर हटा दिया जाता था। ठीक है, यानी वंशानुगत तो था, लेकिन अगर वह अयोग्य है तो उसको समिति हटा देती थी। राजा के पदाधिकारी कौन कौन से थे? पुरोहित होते थे, है ना, पुरोहित होते थे और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। यह एक शिक्षित दार्शनिक होता था और पुरोहित की सेवा में दास भी रखे जाते थे, है ना, उनकी सेवा पानी करने के लिए। सेनानी कौन होते थे? तो ये दूसरे नंबर पर, पुरोहित के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पूरब जो हैं ये दुर्ग रक्षक थे। ठीक है, दुर्ग रक्षक थे और ये तीसरे नंबर का मुख्य अधिकारी। फिर स्पष्ट ये गुप्तचर होते थे, है ना। फिर सूत ये रथ हाँकने वाले और कर्मेश ये धातु कर्मी। तो ये राजा के पदाधिकारी थे। इनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी? देखिए, राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी, भ्रमणशील समाज था। युद्ध के समय कबीले के लोगों को मिला करके छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां बनाई जाती थी। ऋग्वेद में अस्थायी सैनिक टोली को सर्ग, व्रात, गढ़ कहा गया है। ठीक है, युद्ध में 3 तरह की सेना का गठन किया जाता था: पैदल सेना, रथ सेना और घोड़ा सेना। देखिए, उस समय उनके पास स्थायी सेना बिल्कुल नहीं थी। जब देखते थे कहाँ भी युद्ध होने वाला है तो अपने कबीले में से ही ये लोग एक नई मतलब सेना का गठन करते थे, है ना। उसमें पैदल सेना, रथ सेना, घोड़ा सेना, ये सारी चीज़ें बना करके फिर निकल पड़ते थे उसी दिन लड़ाई करने। और दुनिया का जो पहला युद्ध है ऋग्वेद में वर्णित है ना। दशराग युद्ध उसको बोलते हैं, यानी 10 राजाओं का युद्ध। देखिए, यह जो है पौरुषणी या फिर रावी नदी के किनारे यह लड़ा गया था। किसके बीच में? भारत वंश के सुदास और एक साइड थे 10 कबीले। ठीक है, तो 10 कबीले हार जाते हैं और सुदास इसमें विजयी हो जाते हैं। इसमें 10 कबीले कौन कौन थे? पुरु, अनु, यदु, दुर्द, तुर्बस, अनिल, पक्य, भलानस, शिवी और विषाणीन। कारण क्या था? दुनिया का जो पहला युद्ध था किस लिए लड़ा गया? तो इसमें देखिए, जो भारतवंश के सुदास है ना, इन्होंने विश्वामित्र को हटा दिया था अपने गुरु वाले पद से, अपने पुरोहित के पद से विश्वामित्र जी को हटा दिया था और वशिष्ठ जी को अपना गुरु बना लिया था, जिससे विश्वामित्र जी बहुत क्रोधित हुए और इन्होंने 10 राजाओं को मिलाया और मिला करके इनसे लड़ाई कर लिया। ठीक है, और जीत किसकी हुई? सुदास की। और ऋग्वेद में अपराधी के लिए इसके बारे में भी वर्णित है कि अपराधी को जीवग्रभ कहा जाता था। क्या? जीवग्रभ। ये अपराध करने वालों को जीवग्रीव बोलते थे। और उग्र किसको बोलते थे? पुलिस को। अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र बोला जाता था, यानी पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी पे वीडियो समाप्त होते हैं दोस्तों। अपना मन लगा कर ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।